आप लोग तो काफ़ी यंग हैं। आई थिंक मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे 21 से 25 26 होंगे। मेरी जर्नी काफ़ी लॉन्ग रही है, क्योंकि मैं पहले एकेडमिक्स में थी, फिर वहाँ से मैंने स्विच किया। लेकिन मैंने एक चीज़ कैरी की, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस। मुझे कॉन्फिडेंस था कि जहाँ भी जाऊँगी, जिस फील्ड में भी जाऊँगी, अच्छा करूँगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट दूँगी। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होना चाहिए। और आपके अंदर तो एक मशाल अभी जल रही होगी, बहुत यंग एज है, कोई टीना डाबी, कोई रिया डाबी है ना। वो एक मोटिवेशन और अप्रोच भी होता है। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, बॉयज़ हैं। वो तो आपने इस बार की देखी भी होगी कि दोनों के जो मार्क्स हैं वो बराबर है, मेल और फीमेल के। और मैं मैरिड भी हूँ, एक बेबी भी है मेरा। और कहीं ना कहीं मुझे अपने बेबी से भी मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का। जिस तरह मैं उसे देखती हूँ कि उसको एक रहता है कि मुझे होमवर्क अपना कंप्लीट करना है, टास्क कंप्लीट करना है, तो वो मेरे अंदर भी डेवलप हुआ। कि सपोज़ कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया मैंने, तो मुझे लगता था उस टेस्ट सीरीज़ में मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, इरिस्पेक्टिव कि वो क्लास 1 का बच्चा दे रहा है या एक पीएचडी होल्डर दे रही है तो उससे वो कोई डिफरेंस मेक नहीं किया, बल्कि उससे मैंने सीखा काफ़ी कुछ। तो आप लोग भी मोटिवेटेड रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और अपने अंदर हार्ड वर्क और ऑनेस्टी है ना, वो मेंटेन रखिए। किसी भी फील्ड में, कहीं पे भी आप, जैसे ग्रेजुएशन आप लोग करके आए होंगे, वहाँ पे भी मेहनत की होगी, माइंड में कॉन्सेप्ट रहा होगा कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है तो करना है। लाइफ जैसे बहुत सारे रोल प्लेस करती है, कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव। जैसे मैंने जब पीएचडी की, फिर आईटी कानपुर से अपना किया कोर्स कंप्लीट, उसके बाद नेट किया, गेट किया, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस के साथ काम किया, जिसमें मेरा एम था स्टेम, विमेन इन स्टेम, साइंस टेक्निक, इस तरह का फील्ड था। उसके बाद मेरी जब जॉब नहीं लगी और मुझे जॉब करनी थी बिहार में, तो फिर मैं आ गई यहाँ पे बीपीएससी। और बीपीएससी में ये सेकेंड अटेम्प्ट था, मेहनत था, कंग्रेचुलेशन। तो हुआ, करने से होता है। बातें याद रखी। ये स्टेटमेंट किनका है, करने से होता है? नो वन बताइए। यस, वेरी गुड, बाबा रामदेव, करने से होता है ना। तो वही अप्रोच होना चाहिए कि करने से होता है। मोटिवेटेड रहिए, कंसिस्टेंसी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑनेस्टी। आप ये खुद जान सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आपने 50 की जगह पे 25 लगाया, आपने बगल वाले से कॉपी करके मार्क्स लाया कि खुद से मार्क्स लाया, ये सिर्फ आप जान रहे हैं। तो स्टे मोटिवेटेड और कंसिस्टेंसी, ठीक है, बी विनर। थैंक यू। क्या हाल है भाई धनंजय आईएएस वालों? मैम ने जैसा बताया ऑफ कोर्स कि आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इनका एग्जांपल दिया जा रहा था कि ये 65th से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनसे मैं थोड़ा एक साल पुराना हूँ। मैं 64th से दे रहा हूँ बीपीएससी। 64th जब मेरा पहला अटैम्प्ट था, आई गॉट कॉल ऑफ इंटरव्यू, उस समय मेरा 2 नंबर से रुका। एंड आई एम टेलिंग यू कि उसमें मेरी साफ साफ गलती थी कि उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। द थिंग वॉज, उस समय पे आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपको भारी पड़ेगा, ये आप मेरे से बेहतर किसी से नहीं सीख सकते हैं। मैं इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर हूँ मैं, और मैं जॉब छोड़ करके आया था तैयारी करने के लिए। डीआई जो है उसको मैंने उसको हल्के में लिया। और जिसको सब मतलब ऑफ कोर्स जितने भी कैंडिडेट आप देखिएगा सबको 72 में 72 मार्क्स मिलते हैं, है ना। मार्कशीट्स आप देखिएगा, अगर मुझे डीआई में 7 नंबर मिला था बस। उस समय पे इंटरव्यू में मुझे 90 नंबर मिला था। उस समय पे ऑलमोस्ट 3000 बच्चे क्वालिफाई किए थे इंटरव्यू में, और बस 3 बच्चों का उतना नंबर आया था, 90 नंबर। तो देखिए, टैलेंट इसमें बहुत टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है। आप साक्षात मेरे समझ सकते हैं ये बात। मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, शायद उस समय मेरा डीआई अच्छा होता तो शायद मैं पहले अटेम्प्ट में टॉप कर जाता बीपीएससी। 65 नंबर मेरे कम थे सीधे सीधे। तो 2-3 चीज़ें हैं, मैं मुख्य बातों पे आऊँगा। सबसे पहली चीज़ कि इन तीनों स्टेज में आपको टारगेट करना है 900 नंबर, जो मेंस में आपको मिलता है
है ना। दिस मतलब जो दूसरा स्टेज है आपका, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेज मैं बोलता हूँ हमेशा। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। याद रखिए हमेशा, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स में आराम से हो जाएगा। प्रीलिम्स बस फ्रिवलस बच्चों को बाहर करने का स्टेज है। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको बस बाहर करता है कमीशन, आपसे परिचित होता है मेंस में, ठीक है। साक्षात्कार वाला जो स्टेज है वो आपकी रैंक ऊपर नीचे करता है। सिलेक्शन हमेशा मेंस के नंबर से होता है। खास करके डिसाइडिंग फैक्टर क्या है अभी, एसे। एसे व्हाट इज एसे? एसे क्या है? आपका एक इंटरेक्टिव सेशन है राइटिंग के थ्रू। कमीशन आपका इंटरव्यू ले रहा है लिखवा करके, है ना। तो याद रखिए, अब आपका इंटरव्यू जो है 120 नंबर तो ये साक्षात्कार हो ही रहा है, 300 नंबर रिटन फॉर्म में हो रहा है। तो प्लीज़ एसे पे काम करिए। जो बच्चा एसे में अच्छा करेगा वो आसानी से सेल थ्रू करेगा। तीसरी चीज़, इस जर्नी में चूँकि मेरी काफ़ी टायरिंग जर्नी रही है, मैंने इनिशियली बीपीएससी को एकदम प्राथमिकता नहीं दी, मैं यूपीएससी के लिए लगा रहा। मेरा पहला आप कह सकते हैं गंभीर प्रयास जो है 67 था, है ना, बीपीएससी में। और मेरा उस समय ऑप्शनल मुझे कम मार्क्स मिले, मैं बाहर हो गया। तो एक बड़ा ही सिंपल सा इसमें आपको दिखेगा प्रॉब्लम कि अगर आप इंटरव्यू वाले स्टेज पे भी पहुंचते हैं तो आपको फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ती है। आपको कोई महत्व नहीं देगा कमीशन, फिर से उसी स्टेज से स्टार्ट करवाएगा और वो आपके लिए टायरिंग होगा, पेनफुल होगा, आप डीमोटिवेटेड होंगे। तो प्लीज़ घर वालों से बात करिए। ऐसे सिचुएशंस में धनंजय आईएएस एकेडमी से कोचिंग जो कि आपको कॉन्टिन्यूसली गाइड कर रही है, सर से बात करिए अपने। दे आर द गाइडिंग लाइट फॉर यू, कॉन्टिन्यूसली दे विल गाइड यू, ठीक है। कोचिंग का ये रोल है ना। गुरु का क्या रोल होता है भाई? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो। तो आप अंधकार में होते हैं उस समय जब आपको असफलता मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट मार रहे हैं, प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है, प्रीलिम्स निकल रहा है तो मेंस नहीं निकल रहा है। तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, दे आर और लाइक चाइनीज़ बैम्बू। आप लोग चाइनीज़ बैम्बू की स्टोरी पढ़िएगा। व्हाट आर चाइनीज़ बैम्बूज? चाइनीज़ बैम्बूज में कॉन्टिन्यूसली आप खाद पानी डालते रहिएगा, 3 साल 4 साल 5 साल भी खाद पानी डालिएगा, देयर इज़ नो परसेप्टिबल ग्रोथ एट ऑल। आपको उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं दिखेगी। लेकिन जब वो बढ़ना स्टार्ट होगा तो आपको एक एक इंच बढ़ता हुआ दिखेगा वो। दिस इज द केस ऑफ चाइनीज बैम्बू विच अप्लाई टू ऑल द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। तो जितने भी बच्चे हैं 5 साल 4 साल के बाद जब मेहनत करते हैं तो सभी जो है उस प्रोसेस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। मेरा भी यही केस है, मैम का भी यही केस है, इन सभी बच्चों का भी यही केस है जो मेरे साथी हैं। अगर उस प्रोसेस को आप अचीव कर लीजिएगा तो एक साथ आपका बीपीएससी छोड़िए, यूपीएससी भी क्रैक होगा, यूपी पीसीएस भी क्रैक होगा, एक एक एग्ज़ाम आपका एक साथ निकलने लगेगा। तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि एकदम से कैसे, कौन सा चमत्कार हो गया। चमत्कार कुछ नहीं हुआ, आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे थे, उस प्रोसेस में तल्लीनता से लगे हुए थे, कॉन्टिन्यूस एफर्ट मार रहे थे, उसी का बस रिजल्ट है वो, ठीक है। कोई चमत्कार नहीं है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड परसिवरेंस। व्हाट इज परसिवरेंस? हार्ड वर्क विथ डिसिप्लिन, है कि नहीं। 4 बजे भोर में उठ जा रहे हैं और उठ करके इंस्टाग्राम चला रहे हैं, दैट इज़ नॉट डिसिप्लिन। डेली 4 बजे उठ करके इंस्टाग्राम चलाना डिसिप्लिन नहीं है, उसके साथ कठोर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सिंपल सा मूल मंत्र है, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, घर वालों से बातचीत करिए। कुछ लोग ऐसे भी टॉपर्स आएंगे, बोलें कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ। देखिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है, उसका भी रेगुलेशन है। हम सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो सोसाइटी से इंटरेक्शन जो है एक नेचुरल चीज़, ठीक है। बनवास में नहीं जाना है, सबसे बातचीत करनी है, बहुत तोड़ू फोड़ू चीज़ नहीं है। हार्डवर्क करिए, एक डायरेक्शन में मेहनत करिए। ऐसी कोचिंग्स, धनंजय आईएएस एकेडमी जैसी कोचिंग्स आपको कॉन्टिन्यूस सपोर्ट के लिए हैं। और सपोर्ट क्यों ज़रूरी है आप गौर से समझिए। ऐसे है, ऐसे आप कैसा लिख रहे हैं कैसे समझिएगा, किससे आंसर चेक कराइएगा? अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे। तो एक्सटर्नल हेल्प लेने की आप सभी को आवश्यकता है, ठीक है। कोचिंग का ये रोल है। बीपीएससी कॉन्टिन्यूसली डायनेमिक होता जा रहा है, ऑलमोस्ट यूपीएससी के लेवल को टच कर रहा है। और मैं हमेशा खुल के बोलता भी आ रहा हूँ, कुछ सालों से जो कंपटीशन बढ़ा है, यूपी पीसीएस के कैंडिडेट इसमें डाइवर्ट हुए हैं, यूपीएससी के मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें डाइवर्ट हुए हैं ऐसे के आने के चलते। तो ऑलमोस्ट यूपीएससी जैसा कंपटीशन जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको अपने आप को उसी डायनेमिसिटी के अनुसार जो है कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। धन्यवाद।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। मेरा नाम ऋषि कुमार है। मेरा SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के तौर पे चयन हुआ है। ये मेरा तीसरा प्रयास था। इससे पहले मैंने 67th में मैंने दिया मेंस में, एक बार 1 नंबर से, और 67th में मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ। इसमें मैं जब तैयारी कर रहा था, आप सबको पता है कि BPSC अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मेंस क्वालिफाई करना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब मैं स्टार्टिंग किया था 66th में, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि इसका तैयारी कैसे करूं। सोचा कि चलो एक बार प्रीलिम्स का तैयारी कर लेता हूं, फिर मेंस प्री पास कर जाऊंगा, फिर मेंस का तैयारी करूंगा। ऐसा मेरा सोच था 66th में। फर्स्ट टाइम मैं दे रहा था, कोरोना का बाद की बात है। तो मैंने प्री क्वालिफाई किया, करीब 128 नंबर मुझे आए थे। उसके बाद मैंने मेंस दिया। जब मैं मेंस दे रहा था तो मैं रटने का कोशिश कर रहा था, आंसर को समझने का बहुत कम कोशिश कर रहा था। जो आया रट जाओ, ऐसा मौर्य आर्ट है, पाला आर्ट है, सबको मैंने रटने का कोशिश किया। जो भी आया, DI तो मेरा अच्छा था ही, उसमें कोई शक नहीं था। मैं प्रैक्टिस भी कम करता था, क्योंकि मैं एक बार बैंक क्लर्क का जॉब मैं निकाल रखा था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो उसमें मैंने फोकस नहीं किया ज़्यादा। लेकिन रटने पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि मेरा 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया 66th में। फिर मैं बाद में सोचा, कॉपी मैंने अपना RTI करके मंगवाया। उस समय अभी सुविधा नहीं थी, 67 से हुई। तो मैंने देखा कि मेरा जो कॉपी का जो चेक किया हुआ है, वो ऐसे ऐसे चेक कर रहे थे, जैसे एक लाइनिंग वाइज चेक नहीं किया गया, बस ऐसे ऐसे चेक किया जा रहा। और जो मैंने रटा हुआ था ना आंसर हिस्ट्री में, उसमें तो मेरे अच्छे मार्क्स थे। जैसे ही मेरा GS2 था, उसमें मेरा 99 मार्क्स था आउट ऑफ 300। क्योंकि मैं वो पेपर जो भी मैं पढ़ा था पॉलिटी के लिए, वो रट के पढ़ा था, मैं समझ के पढ़ा ही नहीं। तो जिसके कारण मुझे बहुत कम नंबर आए। मैंने कहीं गाइडलाइन भी नहीं लिया, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझ लिया कि ये तो मैं कर ही लूँगा। क्यों मैं कहीं पे कोचिंग करूँ, कहीं पे क्यों मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँ। मैं घर से ही बैठ के अपना तैयारी कर रहा था। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत बड़ा धक्का लगा। जो मेरा जूनियर था, उसमें मैंने जिसे पढ़ाया वो ADTO बन गया। सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न, क्योंकि वो क्या किया कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया मुझसे। मैं दोनों साथ में पढ़ाई करता था। तो समझ में आया कि जो मेरा टाइम ड्यूरेशन है ना, बहुत बढ़ रहा है। जो आप लोग अभी तैयारी कर रहे होगे ना, डेली 1 आंसर 2 आंसर लिखते होगे, सर लिखाते भी है। मैं तो एक भी आंसर नहीं लिखा था स्टार्टिंग में। जब मैं 67th का तैयारी करने आया, तब मैं डेली आंसर राइटिंग लिखता था। तकरीबन मैंने 20-25 आंसर डेली लिखना स्टार्ट किया, सिर्फ और सिर्फ GS2 का। GS1 मैंने नहीं तैयारी किया स्टार्टिंग में, सिर्फ GS2 का तैयारी करता था। उससे मुझे यही सीख मिली, अगर सही डायरेक्शन में हम तैयारी कर सकते हैं। मेरा बहुत अच्छा मार्क्स भी आया 67th में। 182 मार्क्स मेरा GS1 में आया, 132 मार्क्स मेरा GS2 में आया। लेकिन मेरा ऑप्शनल बहुत ही ख़राब गया। मैंने सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तब पर भी मेरा मार्क्स दिया 122। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था 67th में, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया 1 नंबर से। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे हैं। मेरा जो ग्रुप है, मेरा जूनियर, मेरे सीनियर, बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो पहले प्रीलिम्स तैयारी करते हैं, फिर GS1 करते हैं, फिर GS2 करते हैं, फिर ऑप्शनल कर लेंगे। यार उसमें क्या करना, प्रीवियस ईयर का पूछता है, उसके अनुसार मैं तैयारी कर लूँगा। वो अभी इस बार ख़त्म हो रखा है। आप लोग बस एक ही काम करो, अगर आपको BPSC में सिलेक्शन लेना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आपका मेंस का तैयारी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उस अनुसार ही सोचना पड़ेगा। एनालिटिकल स्किल, रटने का कोई सोचना ही नहीं है उसमें, बिल्कुल नहीं रटना है। मैं धनंजय सर से करीब 67 से मैं गाइडलाइन ले रहा हूँ, पर्सनल मेंटरशिप सर ने मुझे दिया है। और सर ने सिर्फ इतना ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ डेली। ऐसा नहीं है कि मैं आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया छोड़ दिया। अगर आप डेली कम से कम 10 आंसर भी लिखते हो, छोटा आंसर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका इतना अच्छा आंसर राइटिंग स्किल हो गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं 68 दिया हूँ ना, 64 पेज मैंने लिखे हैं, एक पेज मैंने नहीं छोड़ा। मुझे खुद, मैं जब टेस्ट सीरीज़ दे रहा था, करीब 30-32 पेज ही मैं लिख पाता था। जब मैं 68 दिया तो उसमें 64 पेज था लिखने को। आप लोगों ने देखा ही होगा, 62-64 पेज लिखना था। मेरा एक ही उद्देश्य था कि मुझे सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और 64 पेज लिखना है, और सारा पॉइंट वाइज। एक भी मैंने पैराग्राफ नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज आंसर लिखा, एक अटैम्प्ट।
शुरू से लास्ट तक मुझे क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं और पॉइंट वाइज लिखना है। अगर कोई भी मेरा इकोनॉमी का डाटा हो, पॉलिटी का डाटा हो, आर्टिकल हो, सबको ज़रूर डालना है। अगर थोड़ा सा भी लिंक है, बजट का डाटा डालना है, बजट अच्छे से पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ना है, और आर्टिकल तो मुंह पे रटना होना चाहिए। अगर कोई आपसे सपने में भी पूछे, उठा के आप सोए हुए पूछे कि बताओ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कौन है, कौन सा जजमेंट, आपको पता होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, आपका आर्टिकल ऐसे याद होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे ज़रूर सफलता। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं यहाँ पे पहुँच के सिलेक्शन ले लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल। तो सब सर मैम ने जो बता दिया वो बहुत इनफ था। उतना अगर फॉलो कर लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। मुश्किल होगा फॉलो करना, लेकिन मुश्किल होगा इतना फॉलो करना जितना इन्होंने बताया। उसमें बस एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा कि आजकल का जो प्रिपरेशन है अब जो है उसमें न्यूज़पेपर की भूमिका बढ़ गई है, और आप लोग कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की कोशिश करिए और एक शॉर्ट नोट्स उसका ही बनाइए। बाकी मेरा जर्नी ये था कि 65th में मेंस दिया, 7 नंबर से नहीं हुआ था उसमें, 66 पीटी नहीं हुआ। 12th फेल मूवी देखे ना आप लोग, रीस्टार्ट वही हुआ वहीं पे। तो रीस्टार्ट हुआ, फिर वहाँ पे लगा कि यार बहुत गलत कर रहे हैं, कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसके चलते हो नहीं रहा है। मतलब मेंस दिया फिर पीटी नहीं हो रहा है। फिर घर वालों ने कहा कि कोशिश करो। 67 में इंटरव्यू तक चले गए। जैसा कि सर ने बताया कि ज्योग्राफी ऑप्शनल, हम भी उसी के शिकार हैं। 67th में 316 नंबर आया था, GS 1 2 मिला के 174 और 142, ज्योग्राफी में 147, इंटरव्यू में 82, 545 फाइनल मार्क्स, 553 रिक्वायर्ड। तो 8 नंबर से रह गया उस बार। बड़ा दुख हुआ और इतना शॉकिंग था कि हम सदमे में एक तरह से चले गए थे कि यार कैसे नहीं हुआ इस बार। लेकिन अच्छी बात है कि उसके पहले 60th का मेंस हो गया था। तो उसमें परफॉर्मेंस ठीक चला गया था 67 जैसा ही। तो अब जाके 68 में रिजल्ट आ गया, तो इतना रिलैक्सेशन महसूस होता है क्योंकि लंबी जर्नी थी बहुत। और आप लोग से मतलब उम्मीद है कि आप लोग उतना लंबी जर्नी मत करिएगा। जो सब लोग कह रहे हैं उसको फॉलो करिए तो शायद जल्दी हो जाएगा। अगले अटेम्प्ट में ही हो जाएगा आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच ऑल। हेलो, गुड इवनिंग। अभी ज़्यादातर चीज़ें सर ने बता दी, सर ने बताई, मैम ने बताई, तो इसमें कुछ अलग मैं ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। और मुझे वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा खास आइडिया हुआ नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही मैंने मेंस दिया था बीपीएससी का और वो सिलेक्शन हो गया। तो वो प्रोसेस से मैं गुजरा नहीं कि हाँ कैसे उसको सही करते हैं, गलत करते हैं, तो वो मुझे समझ में ज़्यादा आया नहीं कि कैसे हो गया, ठीक है। हाँ, यूपीएससी के बारे में है, मुझे थोड़ा सा पता है कि वहाँ पे कैसे मतलब चीज़ों को सही करना है, गलत करना है। क्योंकि जब आप 2-3 अटेम्प्ट देते हो ना कहीं पे, तो उसके जो मार्क्स आते हैं तो आप इवैल्यूएट करके उसको चेक कर पाते हो कि हाँ कहाँ पे गलत किया मैंने, कहाँ पे सही किया। पर जहाँ पे आप एक बार में सेलेक्ट हो जाते हो तो वो लोग बहुत बेटर नहीं होते आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उनको खुद ही नहीं आइडिया होता है कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ है, क्योंकि वो इवैल्यूएट नहीं कर पाते ना उस प्रोसेस को। बाकी जो चीज़ें मैम ने बताई, सर ने बताई, न्यूज़पेपर का रोल है, आंसर राइटिंग का रोल है, दिस टू आर लाइक द मोस्ट द फंडामेंटल पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी। एंड मुझे जब मैं बेसिकली पीएचडी कर रहा था यहाँ पे पटना में, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ पीटी में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बहुत ज़्यादा। और मेरा सिलेक्शन भी इसलिए हुआ क्योंकि नेगेटिव मार्क्स आया और वो यूपीएससी के पैटर्न पे गया, बीपीएससी बहुत हद तक, तभी मेरा सिलेक्शन भी हुआ, जो कि मुझे लगता है ऐसा। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक चीज़ जो सब कोई बोलता है, हर जो सेलेक्ट होते हैं सब बोलते हैं कि आप आंसर राइटिंग पे ध्यान दो। तो इसलिए मैं चुपचाप यहाँ पे आके आंसर राइटिंग के लिए, तो सर ने बोला भी, जो सर थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि अभी तो बहुत सारे हो चुके हैं चूँकि ऑलरेडी, जो कि मैं रिज़ल्ट के बाद एडमिशन लिया था, तो बोला कि बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं, कॉपी चेक हो ना हो, मुझे बस हर दिन आके बैठ के लिखना है। तो मैं हर दिन बाहर में जो वो स्टूल है ना, मैं वहाँ पे बैठ के लिखते रहता था।
तो हर दिन ऑलमोस्ट हर मतलब 1 महीने तो मैंने हर दिन लिखा है आंसर, जितने भी थे मैंने कहा कि जितना टेस्ट है सबका दे दो मुझे। और फिर बीच में धनंजय सर से मैं मिलता था, तो एक बार मैं एसे लिख के गया, तो चूँकि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो एसे में मैं हेडिंग देता था, सब हेड्स देता था, क्योंकि यूपीएससी में यूजुअली हम सब हेड्स देते हैं, 3-4 सब हेड्स तो देते हैं। तो फिर सर ने बोला कि सब हेड्स नहीं देना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें फिर सर ने बताई कि किस तरीके से कितने पैराग्राफ में आंसर को सोचना है, उस किस तरीके से P1 P2 करके आंसर को फ्रेम करना है। तो ये जब आप आंसर राइटिंग लिखोगे ना, तो एक और चीज़ करना कि एक ब्लूप्रिंट डेवलप करना होता है आपके आंसर का। अगर वो आंसर का ब्लूप्रिंट नहीं है आपके पास ना, फिर आप जब एग्ज़ाम में जाते हो मेंस के टाइम, वहाँ पे आप डेवलप नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि 3 घंटे का इट्स लाइक अभी पहले क्या था कि पहले बहुत सी चीज़ें एक लाइन पे थी, कि एक प्री डिफाइंड लाइन पे, डिटरमाइंड लाइन पे चीज़ें चल रही थी, तो आप कुछ डिसाइडेड वे में जा सकते। तो अभी आपको बहुत फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम में जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली 69th का मेंस हुआ, तो वहाँ पे हम जब लिख रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके इतने सारे डायमेंशंस थे कि अगर उस सारे डायमेंशंस को हम एक एक पॉइंट में भी अगर डील करने, जैसे एक क्वेश्चन था ट्रिकल डाउन का, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे एक क्वेश्चन था और उसके इतने सारे डायमेंशंस थे कि आप 2-2 3-3 पॉइंट्स भी अगर लिखने जाते हो तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचता, और बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग तो आप कर नहीं सकते, मतलब इन डेप्थ एनालिसिस करके उसका आंसर आप लिख नहीं सकते हो। जो सुपरफिशियल आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं उस टाइम, जल्दी जल्दी से उसको एनालाइज करके लिखने का कोशिश करते हो। तो ये चीज़ें वो इन डेप्थ तभी आएगा ना जब आप इतना ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस प्रोसेस से गुजरोगे ना, क्योंकि वो जो चीज़ें होती है वहाँ पे आप सोचने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सोचने जाएंगे तो 20 क्वेश्चन करना है, 15 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स और 5 क्वेश्चन है लॉन्ग। यूपीएससी में बेसिकली 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 को भी हम शॉर्ट्स में ही एक तरीके से काउंट कर सकते हैं। 150 वर्ड का होता है या फिर 250 वर्ड का होता है, पर यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन है वो भी आपको 2 पेज में लिखने हैं, और जो 5 क्वेश्चन है उसको तो आपको 4-5 पेज तक लेके जाना ही है। तो आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते हो, एक फास्ट प्रोसेस के जैसे होता है। एक बार ऐसे गर्दन नीचे किया तो फिर वो ख़त्म होने के बाद ही उठता है, ठीक है। और एसे में भी ऑलमोस्ट सेम है कि यूपीएससी 2 एसे लेता है, यहाँ पे 3 एसे है, मतलब 1 घंटे में एक एसे आपको फिनिश करना है और फिर नेक्स्ट एसे के बारे में आपको प्रोसेस करना है, नेक्स्ट एसे का ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, उसको फिर 40 मिनट में लिखना है, फिर उसको 1 घंटे में ख़त्म करना है, फिर तीसरे एसे पे जाना है आपको, ठीक है। तो ये 3 बार, ये जैसे यूपीएससी में आप 2 बार इस प्रोसेस से गुजरते हो, यहाँ पे इस प्रोसेस से आप 3 बार गुजर रहे हो। और तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और टाइम यहाँ पे कोशिश ये करना है कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो एटलीस्ट सेव 5 to 10 मिनट्स। जैसे 3 घंटे का टेस्ट है ना, तो आप कोशिश करो कि 170-165 मिनट में आप टेस्ट को कंप्लीट कर लो, क्योंकि वहाँ पे टाइम जाएगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका अटेंडेंस सीट बनेगा, और दिमाग भी उतना सही से नहीं काम करता है जितना आप यहाँ पे, क्योंकि ये आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। वहाँ पे ये कंफर्ट जोन नहीं होगा। ये चेहरे जो आप देख रहे हो हर दिन, तो इनके साथ आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, और ये जो इन्वायरमेंट है, पर वहाँ पे ये नहीं होता है। तो इससे में सोचने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बार बार आप एक प्रोसेस से तीन बार एक सेम प्रोसेस से ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हो, और हर ऐसे का 100 मार्क्स है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे को अगर 1.5 घंटे में लिखते हो और एक ऐसे को आधे घंटे में लिखते हो, तो जो 1.5 घंटे का ऐसे है वो आपके 150 मार्क्स के हिसाब से चेक होगा, उसका भी 100 है, सबका 100 है। जो आपने आधे घंटे में लिखा है वो भी 100 मार्क्स के लिए है, और जो आपने 1.5 घंटे में लिखा है वो भी 100 मार्क्स में। तो ये टाइम शेड्यूल के साथ स्टिक करो, कंसिस्टेंसी के साथ स्टिक करो, और मेंस का और कोई प्रोसेस नहीं है। मेंस का सिर्फ एक प्रोसेस है, आंसर राइटिंग, ठीक है। और तो मैं क्या ही ऐड करूं, ठीक है। चलो फिर हाँ जी, बिल्कुल लीजिए। मैं सर सबसे बोलना चाहती हूँ कि आप सब प्रीलिम्स में कितने घंटे देते थे और मेंस में कितने घंटे देते थे, मुझे अच्छा से होता है। प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन अब जो है वो अलग नहीं होगी। आपका अप्रोच इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब एक साथ ही कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा 69 का पेपर वो मल्टी स्टेटमेंट है। एक अगर पूछ रहे हैं, वो सपोज़ कोई एक पॉलिसी पूछ रहे हैं, तो उसका वो सारा पॉइंट्स देंगे, और उसी पॉइंट्स में वो एक 20 है तो उसको 23 करेंगे। मतलब यू मस्ट बी श्योर कि वो पॉलिसी जो मैंने पढ़ी है उसके पॉइंट्स क्या हैं और क्या नहीं, वो तुम्हारे मेंस में भी हेल्प करेगा। तो अभी ये नहीं सोचना है कि प्री अलग से करना है, मेंस अलग से करना है। वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। अगर सक्सेसफुल फाइनल लिस्ट में
होली PDF सो कॉल्ड, उसमें नाम चाहिए तो क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स एनी हाउ क्वालिफाई कर भी लेते, जो अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 1/3 नेगेटिव इज़ देयर, 1/3 बहुत हाई नेगेटिव मार्किंग होती है, आप वो 1:4 का अप्रोच नहीं लेते हैं, है ना, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द आंसर, वो एकदम फुल्ली मेंस वाला माइंड सेटअप लेकर करना है ना। थैंक यू। और कोई सवाल? चलिए देखिए, 100 बात की एक बात मैं बताऊं आपको, बताओ, करने से ही होगा। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे गेस्ट को थैंक यू सर।